इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी लेखिका अर्चना मिश्रा राय से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं इस बातचीत का तीसरा भाग। इनसे मिलिए कार्यक्रम में सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। अर्चना जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत हर्ष के साथ आपका स्वागत स्वीकार करती हूँ और अपने सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करती हूँ। जी शुक्रिया। एक कवि मन जो महसूस करता है, एक लेखक मन जो महसूस करता है वही लिखता है। हाँ। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई पात्र लिखते लिखते आपको इतना अभिभूत कर गया हो कि वही जैसा कि लगे कि ये मेरे साथ ही हुआ है, या ये क्यों हुआ, इसको मैं आगे कैसे बढ़ा सकती हूँ? बिल्कुल, मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे घर में जो सेविका आती हैं और उनके बच्चे, वो 1 जनवरी का दिन था और ऐसी घटना कुछ उनके घर में हो गई थी कि वो 2 दिन से भूखे थे और आए और हैप्पी न्यू ईयर मुझे बोला बच्चों ने, पर उनके सबके चेहरे पे मैंने देखा कि एक अजीब सी मायूसी है। और मैंने पूछा उनको कि क्या बात है, क्यों उदास हो? तो वो छुपाते रहे। उन्हें लगा कि फिर भाभी कुछ मुझे देंगी, तो नहीं हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। फिर मैंने ज़्यादा जोर दे के पूछा तो उन्होंने कहा घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है भाभी, और हम और हमारे बच्चे पिछले 3-4 दिनों से भूखे हैं। हमारे पास पैसे भी नहीं है कि हम बड़ा पाव खरीद के खा सके। मैं इतनी द्रवित हुई उस बात से कि मेरी आंखें नम हो गई। मैंने कहा आप बैठ जाओ बस। मैंने उसी वक्त घर में फटाफट पूरी सब्जी बनाई और जैसे पंगत में बिठा के खिलाते हैं, उन 5-6 जो सदस्य थे घर के, उनको मैंने भोजन कराया। उसके बाद मैंने महसूस किया कि ये बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो मैंने कहा कि जब आप अपनी माताओं के साथ आते हैं, उनकी 2 माताएं थी, वो उनकी कहानी थी, तो आप अपनी किताबें लेके आइए, मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगी। जो भी ज्ञान मेरे पास है, तो हर दिन मैं उन्हें कुछ न कुछ सिखाती और उन्हें प्रेरणा देती। शिक्षा ही जीवन है, ये आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। निवाला आज छीना है बेटा, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो कल इस ज्ञान से हर दिन आपको निवाला मिलेगा। एक बार मैंने उसे एक भाषण तैयार करवाया 26 जनवरी के मौके पे, तो उसने याद कर लिया और उसने स्पीच दिया अपने स्कूल में। उसके प्रिंसिपल ने उसको गले लगाया और कहा कि तू तो अटल बिहारी बन गया रे। तो वो रोता रोता एक गुलाब लेके मेरे पास आ गया और बोला आंटी मुझे पढ़ना है। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि वो आग जो इसके मन में जलनी चाहिए थी वो जल गई है। अब ये पढ़ेगा। वो पढ़ा और आज अपने पूरे परिवार का ब्रेड बियरर है वो। जी। और हर गुरु पूर्णिमा पे वो मुझे मिलने आता है। क्या बात है। तो ये एक आग जलानी होती है। मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने आसपास के बच्चों को जो टीवी से नहीं जुड़े हैं, फिल्मों से नहीं जुड़े हैं, एक सामान्य तबके के लोग हैं, तो मैं उनके लिए नाटक लिखती हूँ। बाल नाटक बहुत सारे लिखे हैं मैंने, उन्हें पुस्तकाकार करना है मुझे, मेरा उद्देश्य है। और फिर उन्हें मंचित करवाती हूँ। और वो सारे विषय ऐसे होते हैं जो जीवन से जुड़े होते हैं और तत्कालीन होते हैं। आप एक बहुत ही बड़ा काम कर रही हैं बच्चों के साथ मिलकर, अगर आप बाल नाटक करती हैं जिनकी आज जरूरत भी है। अब साहित्य से निकलकर हम आते हैं आपकी टीवी की दुनिया की तरफ। दूरदर्शन के लिए आपने बहुत से धारावाहिकों का लेखन किया है, उनका निर्माण भी किया है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। और धारावाहिकों का जो लेखन है आपने कब से शुरू किया और किस तरह के धारावाहिक आप लिखती हैं? धारावाहिकों का लेखन मैंने विवाह के बाद, जब मेरे पति श्री मधुव्रत राय जी से मैं जुड़ी और वो इस क्षेत्र में पहले से ही थे, बहती गंगा नाम का एक प्रोजेक्ट हमें मिला। श्री रुद्र काशिकेय जी की ये रचना है बहती गंगा। कहानियों का संकलन है जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में भी पढ़ाया जाता है। तो ये 17वीं सदी से लेके आजादी के पहले तक की कहानियां, बनारस के पृष्ठभूमि में वहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी कहानियां हैं उसमें।
काशी नरेश से लेके बात तक। तो वो प्रोजेक्ट मिला और उसकी पटकथा लिख रहे थे, हमारा सौभाग्य था, डॉक्टर वसंत देव जी। आप जानती ही हैं, नेशनल अवार्ड विनर और इतने विद्वान पुरुष। उस वक्त मुझे उनके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला। मैं कहानियां पढ़ती और फिर मधु जी के साथ मैं वहां जाती और कहानियों पे चर्चा होती। तो कभी कभी मधु मुझे रोकते भी कि उनके सामने मतलब इतने विद्वान हैं तो तुम ज्यादा मत बोलो। तो वो सुन रहे होते थे मेरी बातें ध्यान से और कहते, मधु जी आप शांत रहिए, मैं उसकी बात सुन रहा हूँ। और वो बहुत अच्छा गहरी उन्होंने बात को पकड़ी है, नायक के चरित्र को समझा है और मुझे बात करने दीजिए। तो इस तरह से वो मुझे वसंत देव जी का बड़ा स्नेह मुझे मिला उसमें। और उस सीरियल में एक और घटना हुई कि उसका ड्रेस डिजाइन करने वाली थी वो भी नेशनल अवार्ड विनर माला डे जी। तो वो अस्वस्थता की वजह से कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ कि वो नहीं कर पाएंगी इसे। तो मेरे पति मधु जी ने मुझसे पूछा कि क्या आप कर पाएंगी। मैंने एक बार तो सोचा कि ड्रेस डिजाइनिंग, लेकिन मैंने कहा चलो करते हैं। मैंने कहा ठीक है करती हूँ, क्योंकि वो पीरियड ड्रामा था। बिल्कुल। तो उस जमाने के ब्लाउज और चौबंद पहनते थे पुरुष। नीचे एक टेलर दंपति रहते थे जो मतलब परंपरा से टेलर थे। तो बहुत गहरा ज्ञान था उनको। मैं गई और मैंने पूछा, राजू भाई आप मेरी मदद करेंगे? बोले हाँ भाभी क्यों नहीं। तो हम बस मलाड जाते, ढेर सारे बटन और लेस ये सब लेके आते, कपड़े लेके आते और फिर मैं उनको बताती कि ऐसा ब्लाउज फुल स्लीव का बनाओ, यहाँ पफ दो, यहाँ लेस लगाओ। और हर सीन के हिसाब से मैंने ड्रेस डिजाइन करके उस सीन का पिनअप करके और वो जो प्रोडक्शन की पेटी होती है उसमें मैंने सजा दी। तो फिर वो ड्रेस दादा को बड़ी सुविधा हो गई और कॉस्ट्यूम हो गया। फिर हुआ कि उसमें गाने थे, कहानियों के साथ गीत लिखे थे उन्होंने, और वो सारे बनारस की चैती कजरी। और चूंकि मैं बनारस में रही थी, लोक संगीत थोड़ा बहुत मैंने सीखा था। तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठती और फिर मैं उन्हें बताती कि इसकी धुन ऐसे होती है, इसकी धुन ऐसे होती है। और फिर वो बनाते जाते, अरेंज करते म्यूजिक, और वो एक बड़ा आनंद मुझे आता था। बहुत सुंदर। उसके बाद वसंत देव जी किसी काम में व्यस्त हो गए थे। तो मेरे पतिदेव ने मुझसे पूछा कि क्या आप शीर्षक गीत लिखना पसंद करेंगी, आप लेखिका हैं तो। मैंने कहा मैं प्रयास कर सकती हूँ, आपको भा जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा आप किसी और से लिखवा लेना। तो मैंने फिर उसकी ड्राफ्टिंग शुरू की और वो शीर्षक गीत लिखा। पर मेरे पति ने मुझे ये बताया, ये खास बात है कि मैं पहले किसी को नहीं बताऊंगा कि ये तुमने लिखा है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा रुको थोड़ा ठहरो, ऐसा ही रहने दो। मैंने कहा ठीक है। कोई भी उनसे पूछता टाइटल सॉन्ग कौन लिख रहा है, तो कहते हैं एक लेखक लिख रहे हैं। और रिकॉर्डिंग का जब दिन आया तो वहाँ पे सब लोग, जब रिकॉर्ड हुआ गाना, तो कहने लगे वाह डॉक्टर वसंत देव जी ने क्या शीर्षक गीत लिखा है। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए। और रिकॉर्डिंग के बाद मधु ने सबको बताया कि अर्चना ने लिखा है। और वसंत देव जी ने भी सुना तो उन्होंने मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, सराहना की मेरी। वो 4 पंक्तियां मैं सुनाना चाहती हूँ। वो डीडी नेशनल पे प्रसारित भी हुआ था उन दिनों, काफी 95-96 की बात है। देखो सदियों पुरानी कहानी है ये, बहती गंगा की जैसे रवानी है ये। वाह वाह। प्रेम करुणा घृणा सब समेटे हुए, देशभक्ति का साफा लपेटे हुए, इसमें किस्सा बयां है बनारस का सारा, है सुख दुख कहीं तो रुमानी है ये, बहती गंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये दूरदर्शन के लिए पहला काम धारावाहिक का मैंने किया और इसमें 3 भूमिकाएं निभाई। उसके बाद हमने मेरा नाम जानकी बाई इलाहाबाद नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। ये जानकी बाई वही है जिन्हें 56 छुरी के नाम से जाना जाता है। अच्छा।
ठीक है। तो इनके शरीर पे 56 जगह छुरी के निशान थे, इसलिए इन्हें 56 छुरी कहा जाता था। और ये प्रसिद्ध साहित्यकार कवि श्री कैलाश गौतम जी की रचना थी। वो एक गुड़िया पत्रिका में छपी थी और हमने पढ़ी तो हमें लगा कि, और वो आकाशवाणी में ही कार्यरत थे तो परिचय भी था, तो उनसे बात की कि इस पे हम कुछ बनाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी सहमति दी और फिर हम इलाहाबाद जाके ही लोकेशन पे हमने शूटिंग की उसकी। काला डांडा में आज भी उनका मकबरा है और वो बहुत ही अपने जमाने की प्रसिद्ध गायिका है। सबसे खास बात है कि 1907 में जब संगीत एक उद्योग का रूप ले रहा था, विचार आया कि इसको क्यों ना उद्योग बनाया जाए, तो ये गाने रिकॉर्ड होने लगे। और जानकी बाई वो पहली महिला थी जिनका गाना रिकॉर्ड हुआ था ग्रामोफोन कंपनी के लिए, और वो यहाँ पे रिकॉर्ड होता था, उसे फिर जर्मनी भेजा जाता था जहाँ ग्रामोफोन बनते थे और वो बन के फिर वापस मार्केट में आते थे। तो इसलिए ये कहना जरूरी होता था गाने के अंत में, मेरा नाम जानकी बाई इलाहाबाद, क्योंकि गौहर जान भी उनकी समकालीन थी और भी गायिकाएं थी जिनके गाने जाते थे, तो वहाँ वो पहचानेंगे कैसे। तो इस शीर्षक से और मुझे 56 छुरी उनका इतिहास जब जाना, आज भी इलाहाबाद में उनके द्वारा चलाए जाने वाले धर्मशालाएं हैं, बहुत सारे मदरसे हैं, उन्होंने बहुत काम किया। उन्हें प्रथम महिला का स्टेटस उस वक्त मिला हुआ था और बहुत आनंद मिला ये सीरियल बनाने में। उसके बाद हमने बनाया राजू श्रीवास्तव जी के साथ हास्य धारावाहिक। उन दिनों राजू श्रीवास्तव जी सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी किया करते थे, तो उनसे भी हमारा थोड़ा परिचय था। ये बात जहन में आई कि क्यों ना एक सीरियल की तरह बनाए और मुख्य पात्र वो हों। तो मैंने एक कहानी का प्रारूप तैयार किया और फिर हम उन्हें सुनाने गए, तो उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और फिर पूरी टीम हमने तैयार की और यही मड आइलैंड पे बंगलों में उसकी शूटिंग हुआ करती थी। उसमें एक जो कहानी थी उनको बहुत पसंद आई थी, उसका हास्य। मैं इलाहाबाद गई थी और मेरे बड़े भाई का बच्चा उन दिनों इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, पल्स पोलियो का टीका वो प्रचार में आ रहा था। तो उसने कहा, बुआ मुझे ना 2 बूंद जिंदगी के पीना है। तो मुझे लगा इतना छोटा बच्चा और 2 बूंद जिंदगी के। तो मम्मी ने बोला, अरे वो प्रचार करने आती है ना, वो यही कहती है। तो और टीवी में भी प्रचार आ रहा है तो ये वही बोलता रहता है। तो मुझे बैठे बैठे आइडिया आया कि यार इस पे एक अच्छी कॉमेडी बन सकती है। मैंने उसको इस तरह से लिखा कि एक आती है प्रचार वाली लड़की, सुंदर सी है, और वो कहती है कि भाई 2 बूंद जिंदगी के देने हैं, आपके घर में कोई बच्चा है क्या? तो वो कहते नहीं, बच्चा तो नहीं है, मैं तो हूँ। तो वो नाराज होके चली जाती है। फिर वो जैसे तैसे अपने दोस्त को तैयार करते हैं कि तू मेरा बाप बन जा और मैं तेरा बच्चा बन के चलूंगा। तो वो कहता है यार मुझे पिटवाएगा तो नहीं मानते। और फिर वो लेके जाते हैं तो बाहर जो डॉक्टर नाम वगैरह लिखते होते हैं वो कहते हैं ये तो बहुत बड़ा लग रहा है बच्चा आपका, 5 साल का तो नहीं है। तो कहते हैं नहीं बहुत लेट हुआ है, लेट इशू है, तो खा पी करके जरा बड़ा लग रहा है। तो वो जो लड़की गई है उसको कहने के लिए, वो भी उसे आश्चर्य से देख रही कि कहीं तो देखा है इसको। तो एक सबॉर्डिनेट उसके कान में कहता है कि ये वही है जहाँ वो कह रहा था कि मैं बच्चा हूँ। कहती अच्छा बेटा, उसको अंदर ले जाती है, कहती ऐसा इंजेक्शन दूंगी कि हिल नहीं पाओगे। 2 बूंद जिंदगी के पिलाती हूँ मैं तुम्हें। वो कहते नहीं, और यहीं पे वो बहुत सुंदर। तो राजू जी ने बहुत एंजॉय किया इसको और बड़े मजे लेके उन्होंने कहा। और एक साफ सुथरी कॉमेडी भी हो गई जी। और बात की बात नहीं, बात भी, और 2 बूंद जिंदगी का प्रचार भी हो गया जी। यही है एक अच्छा लेखन जिसमें आप बात भी कह दें और शुद्ध हंसी मजाक भी हो जाए। आप सुन रहे थे जानी मानी लेखिका अर्चना मिश्रा राय से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का 3रा भाग। ध्वनि मुद्रण अभियंता गणेश शिंदे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम समाप्त होता है। इनसे मिलिए।